हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के डिसऑर्डर के बारे में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर इसका मॉडिफाइड नेम हो गया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हम टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट के बारे में हम लेटर क्लासेस के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये बता देते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में क्यों चेंज किया गया। एक्चुअली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर सबसे पहले बहुत सारे डिसऑर्डर थे, जिसमें आपका पीडियाट्रिक के डिसऑर्डर भी आते थे, कुछ आपके ओबीजी के डिसऑर्डर भी आते थे, जो हम गायनी में भी पढ़ते हैं और एमएसएन में भी पढ़ते थे। पीडियाट्रिक के डिसऑर्डर हम पीडियाट्रिक में भी पढ़ते थे और एमएसएन में भी पढ़ते थे। जब से आईएनसी ने न्यू सिलेबस अपडेट किया, तब इसमें क्या किया, पीडियाट्रिक के जो डिसऑर्डर थे उनको पीडियाट्रिक के अंदर शिफ्ट कर दिया और ओबीजी के कुछ जो डिसऑर्डर थे उनको ओबीजी के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर क्या रहा, एडल्ट डिसऑर्डर्स, ओनली एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जब से इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के डिसऑर्डर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। ईएनटी डिसऑर्डर है, ये आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के अंदर डिसऑर्डर आता है, यूनिट नंबर 1 में है ये डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हम डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि जब तक आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तब तक वो डिसऑर्डर आप क्लियर नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो आप अच्छे से डिसऑर्डर को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जब आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ पढ़ोगे तो सबसे पहले उसका स्टेप्स क्या है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में जब आपका डिसऑर्डर शुरू करेंगे तब आपको डिटेल में आपको डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो आज हम डिस्कशन करते हैं ईएनटी डिसऑर्डर का टर्मिनोलॉजी। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो आपके ईएनटी डिसऑर्डर, ईएनटी मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर याद नहीं है तब तक आप एबनॉर्मल स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते। तो पहले नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपका अनाटॉमी के अंदर ईयर का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपका जो ईयर है ये आपको कलर डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है, आउटर से आप इनर साइड में जाइए। तो सबसे पहले आपका ये जो कलर नजर आ रहा है ये है आपका आउटर ईयर। उसके बाद सेकंड आपको ये नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका मिडिल ईयर। थर्ड आपका जो ब्लू कलर का ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं इनर ईयर। तो सबसे पहले आपका ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। ये जो फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर है ये आपका हेलिक्स कहलाता है। ये आपका पूरा जो आपका कार्टिलेज का जो ईयर है ये आपका क्या कहलाता है, ऑरिकल्स। अगर इस ऑरिकल को हटा दिया जाए तो यहाँ से देखिएगा, एक ये अंदर की साइड एक होलो स्ट्रक्चर है, ये आपका कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे ही आप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आपका मिडिल ईयर। इट मीन्स आपका एक्सटर्नल ईयर में कौन सा स्ट्रक्चर आया, एक आपका ऑरिकल, ये पूरा पार्ट क्या है आपका ऑरिकल है। यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद शुरू होता है आपका मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में आपका क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं टीएमटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिजीज कहलाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। उसके बाद अंदर जाइए, 1 2 3, ये थ्री आपकी बॉन अटैच रहती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। तो तीनों बोन को एक टर्मिनोलॉजी नाम दिया जाता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मीन्स मिस, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा इधर जा रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका एशियन ट्यूब। एशियन ट्यूब जो आपके नोज के अंदर जाता है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, एशियन ट्यूब।
मैलियस इंकस स्टेपीज, स्टेपीज का जो पार्ट कनेक्ट होता है ये आपका कनेक्ट होता है आपकी इनर ईयर के अंदर। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये आपका इनर ईयर है। इनर ईयर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है आपका कॉकलिया। कॉकलिया के बाद ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल कहलाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल या वेस्टिबुल। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका वेस्टिबुल, ये कहलाता है कॉकलियर। तो इस इनर ईयर के अंदर आपके जनरली टू मेजर पार्ट्स है। फर्स्ट इज द कॉकलिया, सेकंड इज द सेमी सर्कुलर कैनाल या वेस्टिबुल। वेस्टिबुल से आप देख देख पा रहे हैं ये येलो कलर का स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहा है, ये आपका क्या है, नर्व है। अब नर्व जो है वेस्टिबुल से भी कनेक्ट हो रहा है और कॉक्लिया से भी कनेक्ट हो रहा है ये वाला पोर्शन। तो इस नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये आपका 8th क्रेनियल नर्व्स होता है, यानी 12 पेयर क्रेनियल नर्व जो होते हैं उसके अंदर जो 8 नंबर पे जो आता है उसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये जो ईयर से कनेक्ट होता है उसका नाम क्या हो गया, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इस नर्व के अंदर देखिएगा यहाँ पर ये जो कनेक्ट हो रहा है मैलियस इंकस स्टेपिस, स्टेपिस का जो पार्ट कनेक्ट हो रहा है आपके इनर ईयर से, यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका ओवल विंडो। और इनर साइड में जो एंड पार्ट जब ओपनिंग होता है वापस तो ये कहलाता है आपका राउंड विंडो। यानी जनरली आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर जब इसको ओपन करके आप देखते हैं तो इसके अंदर टू विंडो पाई जाती हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। यहाँ पे आप ऊपर का बोन देख पा रहे हैं, ये है आपका बोनी स्ट्रक्चर। ये कौन सा बोन है आपका, टेम्पोरल बोन। तो इस तरीके से आपका एक ईयर का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। तो ईयर की एनाटॉमी के अंदर ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो सिंपल सा आपका जो डिसऑर्डर आएगा वो भी हम 3 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, आउटर ईयर की डिसऑर्डर्स, मिडिल ईयर की डिसऑर्डर्स एंड इनर ईयर की डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोज, यानी ई आपका कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है आपका एन, एन मींस नोज डायग्राम। तो यहाँ पे आप जनरली आपने एनाटॉमी रीड आउट किया हुआ है, ये आपका नोज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये है आपका वोमर बोन, जो आपका फेशियल बोन्स के अंदर आप डिस्कशन करेंगे स्कल बोन के अंदर। उसके बाद ये देखिएगा ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है आपका नर्व। ये कौन सा नर्व है आपका, ऑल फैक्ट्री नर्व। जो 12th पेयर किडनी नर्व्स होती हैं उसमें से जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कहलाता है आपका ऑल फैक्ट्री नर्व। यानी जो सेंसेशन, जो स्मेल का काम करता है, जो भी आपको स्मेल आती है वो यही नर्व फंक्शन करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपका नर्व का बंडल्स। तो इस तरीके से आपका नोज का स्ट्रक्चर रहता है। बैक साइड में क्या आएगा, बैक साइड में ये जो स्ट्रक्चर है आपका नेजोफेरिंग्स आता है, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, उसके बाद आपका लैरिंजोफेरिंग्स। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है ये नोज का पोर्शन। नेक्स्ट देखिएगा लैरिंग्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमने स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले आप देखिएगा नोज आपने देखा, ये आपका नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड में क्या है, नेजोफेरिंग्स। यानी नोज के जस्ट बिहाइंड में जो फेरिंग्स होगा उस फेरिंग्स का नाम क्या होता है, नेजोफेरिंग्स। माउथ के जस्ट बिहाइंड में जो फेरिंग्स होगा उसका क्या नाम रहेगा, ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के बैक में जो पार्ट रहेगा फेरिंग्स वाला वो क्या कहलाएगा, हाइपोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स। यानी लैरिंगोफेरिंग्स जनरली आप जानते हैं, इसका मॉडिफाइड नेम या मेडिकल नेम क्या है, हाइपोफेरिंग्स। तो ये आपके फेरिंग्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका माउथ है यानी ओरल कैविटी है। ये आपको जो व्हाइट नजर आ रहे हैं ये आपके टीथ हैं। ये आपका मैंडिबल बोन, ये आपका मैक्सिला बोन, ये आपका टंग्स हो गया, ये आपका यूविला हो गया, ये आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये वाला पोर्शन आपका ट्रेकिया है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका लैरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम ईयर के अंदर ईयर के डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ईयर की टर्मिनोलॉजी, कि ईयर के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि ईयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर
एंड इनर ईयर। सेम ऐसे ही आपके जो डिसऑर्डर हैं वो भी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। आउटर ईयर के डिसऑर्डर क्या है, मिडिल ईयर के डिसऑर्डर क्या है और इनर ईयर के डिसऑर्डर क्या है। तो आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इनका डिजीज जो है डिस्कशन करेंगे। तो आउटर ईयर के अंदर सबसे पहले क्या है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको हम स्विमर्स ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर आइटिस वर्ड यूज होता है वो कहलाता है आपका इन्फ्लेमेशन। एंड एक्सटर्ना, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटर ईयर। जैसे आपका ओटाइटिस इंटरना मतलब इनर ईयर में इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। तो ये आपका क्या होगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ओटेल्जिया, ओटेल्जिया मीन्स क्या होता है, ये मेडिकल टर्म होता है जो रिलेटेड किससे होता है, ईयर पेन। ओटेल्जिया मीन्स ईयर पेन। नेक्स्ट थर्ड टर्मिनोलॉजी है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स को हम क्या बोलते हैं, सेरोमन वैक्स या इम्पैक्शन। इम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो वैक्स है ये आपका कलेक्ट हो जाता है आपके ईयर के अंदर, तब आपका टर्मिनोलॉजी यूज होता है ईयर वैक्स इम्पैक्शन। इट मीन्स एक्सेसिव ईयर वैक्स बिल्ड अप कॉजिंग द ब्लॉकेज। यानी आपका एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, आपका ऑरिकल है और एक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जब सीरम एंड वैक्स का सीक्रेशन मैक्सिमम होता है तो ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तब मेडिकल टर्म यूज होता है ईयर वैक्स इंफेक्शन। नेक्स्ट इज फॉरेन बॉडी इन द ईयर। फॉरेन बॉडी इन द ईयर का मतलब क्या होता है, आउटर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपके ईयर के अंदर स्टक हो जाता है तब आपका कहलाता है फॉरेन बॉडी इन द ईयर या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन द ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सोस्टोसिस एंड ओस्टियोमास, यानी एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ इन द ईयर। ईयर के अंदर जो बोन ग्रोथ करती है वो एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाती है। तो इसके लिए दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, एक्सोस्टोसिस एंड ओस्टियोमास। इन दोनों में डिफरेंट क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑरिकुलर हेमाटोमा। ऑरिकुलर रिलेटेड टू द ईयर एंड हेमाटोमा रिलेटेड टू द ब्लड। इसका मतलब क्या होगा, ब्लड कलेक्शन बिटवीन द इनर ईयर, बिटवीन द ईयर्स कार्टिलेज एंड स्किन। यानी आपका स्किन है और कार्टिलेज है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी के आउटर ईयर में क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो ओटाइटिस एक्सटर्नल का अभी हमने डिस्कशन क्या किया, इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्विमर्स ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये आपका ऑरिकल है, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो ये जो यहाँ पे इंफेक्शन जो शो हो रहा है रेड कलर का, ये है आपका ओटाइटिस एक्सटर्नल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्विमर्स ईयर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ओटेल्जिया। ओटेल्जिया मीन्स पेन। पेन इन द ईयर जो होता है उसे हम बोलते हैं ओटेल्जिया। तो ओटेल्जिया होने के भी कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे ईयर वैक्स एक्युमुलेशन, ईयर वैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो जाए ऑडिटरी कैनाल के अंदर। चेंजेस इन प्रेशर, आपका इनर प्रेशर और आउटर प्रेशर में चेंजेस आ जाए। फॉरेन बॉडी इंट्रैक्टमेंट, कुछ फॉरेन बॉडी है यानी बाहर का कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके ईयर के अंदर स्टक हो जाए। एंड इन्फेक्शन, ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपका ओटेल्जिया जनरेट होता है। नेक्स्ट इज ईयर वैक्स इम्पैक्शन। अब इसे ईयर वैक्स इम्पैक्शन में स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये ईयर है और यहाँ पे ये जो आपका येलो कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज ईयर वैक्स। तो ये जो वैक्स है ये आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्टक हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पेन फील होने लग जाता है। जब पेन फील होगा सेकंड थिंग क्या हो रहेगा, बाहर से कोई भी साउंड इनर ईयर में इंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको डिफनेस आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा, आपको बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट इज फॉरेन बॉडी इन द ईयर। फॉरेन बॉडी देख लीजिए,
अंकल जी पेंसिल से जो है ईयर का वैक्स हटा रहे हैं, ईयर को क्लीन कर रहे हैं, जबकि ईयरबड्स आते हैं, यूज कोई नहीं करता है। कोई की है आपके पास, बाइक का की है, फोर व्हीलर का की है, वो हमेशा आपके पास रहता है, वो आजकल यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। ये अंकल जी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, पेंसिल से जो है अपने ईयर को क्लीन कर रहे हैं। जैसे क्लीन करते हैं, ये पेंसिल का टिप आपके ईयर के अंदर ही रह जाता है, तब जाकर के ये इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाता है। जब आप जो भी आपको इन्फेक्शन क्रिएट होगा, ये किसकी वजह से हुआ, फॉरेन बॉडी जब ईयर में गया और वहां पर स्टक हो गया। नेक्स्ट अभी हमने डिस्कशन किया कि एक्जोस्टोसिस एंड ऑस्टियोमास में क्या डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिएगा। एक्जोस्टोसिस refers to the multiple bony growth in the external auditory canal, usually caused by repeated exposure to cold water or air. It is commonly called surfer ear. Surface ear देखिए, ये ईयर का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये आपका नॉर्मल ईयर है। इसमें क्या डिफरेंट है, ये ब्लू कलर का सर्कल बनाया गया है जहां पर एबनॉर्मलिटी फॉर्म हुई है, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो बोनी ग्रोथ हुआ है, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर इसने यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट किया है। इस ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से जो साउंड वेव अंदर जाएगा वो इंटरप्ट होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको डीफनेस आ सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है एक्सोस्टोसिस, दिस इज द मल्टीपल ग्रोथ ऑफ द बोन, यानी मल्टीपल जो बोनी ग्रोथ होता है आपके ईयर के अंदर, स्पेशली आउटर ईयर के अंदर, तब हम इस ईयर को बोलते हैं सरफस ईयर। नेक्स्ट है ऑस्टियोमास। ऑस्टियोमास जहां पर आपका ओमा वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर, यानी इसके अंदर सिंपल सी बात है, क्या होगा, आपका सेल्स का मल्टीपल ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा किस तरीके से आपके ईयर के अंदर मल्टीपल सेल जो है ग्रोथ हो रहा है। Slow growing, benign bony tumors of the external auditory canal, unlike exostosis, they are not typically associated with environmental factors. यानी आपका एक्जोस्टोसिस किसकी वजह से हो रहा था, वाटर और एयर का रिपीटेडली एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जनरेट हो रहा है। लेकिन ऑस्टियोमास आपके एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जनरेट नहीं होता है, ये आपका बिनाइन बॉनी ट्यूमर है। यानी आप ऑन्कोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट आपका कैंसरस होता है और बिनाइन आपका नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। एक्सोस्टोसिस के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ होता है, मल्टीपल ग्रोथ होता है, और ऑस्टियोमास के अंदर बिनाइन बोनी ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका आउटर ईयर के अंदर ही ऑरिकुलर हेमाटोमा। अब ऑरिकुलर हेमाटोमा किसके बीच में होता है, आपका स्किन और आपका कार्टिलेज। तो देखिएगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ईयस कार्टिलेज, ये आपका ऑरिकल है। तो ऑरिकल का ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा कार्टिलेज से बना होता है। तो कार्टिलेज और स्किन, ये आपका सुपरफिशियली क्या है, स्किन है, और इनर में ये क्या है, कार्टिलेज है। दोनों के बीच में ये जो बल्ज किया हुआ पोर्शन क्या है, क्लॉटिंग, जिसे हम बोलते हैं हेमाटोमा। तो ऑरिकल के अंदर जो आपका हेमाटोमा फॉर्म होता है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं ऑरिकुलर हेमाटोमा, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ईएस कार्टिलेज एंड स्किन। किसकी वजह से होता है, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा और रिपीटेड फ्रिक्शन टू द ईयर। रिपीटेडली फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, बार बार ईयर को बार बार रब किया जा रहा है, फ्रिक्शन। एंड ट्रॉमा, एक्सटर्नल किसी ने इंजरी कर दिया, डायरेक्ट इंजरी कर दिया, दैट इज ट्रॉमा, जिसकी वजह से इनर ईयर में ये इनसाइड में ब्लीडिंग जनरेट हो सकता है। किसमें सीन होता है, इट इज कॉमनली सीन इन द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग। यानी ऐसा कोई पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, जो स्पोर्ट्स में वर्क करता है, स्पोर्ट्स प्ले करता है, और स्पेशली क्या है, बॉक्सिंग। यानी बॉक्सिंग में आपके ईयर में अगर बॉक्स हो गया, तो अच्छे से यहाँ पर हेमाटोमा जनरेट हो जाएगा। ये कहलाता है आपका ऑरिकुलर हेमाटोमा। तो ये जो टर्मोलॉजी हमने डिस्कशन किया, ये टर्मोलॉजी था आपका एक्सटर्नल ईयर का।
नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मिडिल ईयर डिसऑर्डर। तो मिडिल ईयर में क्या आएगा? ओटाइटिस मीडिया यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का मतलब क्या होता है? परफोरेशन मीन्स होल फॉर्मेशन और टीयर इन द ईयर ड्रम। टीयर मतलब कट जाना। तो ईयर ड्रम जो होता है वो आपका कट जाता है या उसके अंदर क्या हो जाएगा? होल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस टर्म को बोलेंगे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। नेक्स्ट इज कॉलिस्टियोटोमा। कॉलिस्टियोटोमा क्या होता है? एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ इन द मिडिल ईयर, यानी मिडिल ईयर के अंदर स्किन जो ग्रोथ कर रही है वो एबनॉर्मली अगर ग्रोथ करती है तो उसके लिए मेडिकल टर्म यूज होता है कॉलियोस्टियोटोमा। नेक्स्ट टर्म है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटो रिलेटेड टू द ईयर एंड स्क्लेरोसिस मींस हार्डनिंग ऑफ द बोन्स। तो एबनॉर्मल बोन ग्रोथ इन द मिडिल ईयर कॉजिंग हियरिंग लॉस। अब आपके ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर अगर बोन आपका एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, मिस है आपका मेलिस इंकस स्टेपीज है और भी आपकी बोन्स हैं, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही हैं तो ये आपका क्या कर सकती है? हियरिंग लॉस कर सकती है। नेक्स्ट इज इस्चियन ट्यूब डिसफंक्शन। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था इस्चियन ट्यूब है, अगर वो डिसफंक्शन हो रहा है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है या आपका इन्फेक्शन जो है जनरेट हो रहा है, तो ये आपका ईस्चियन ट्यूब डिस्फंक्शन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड लास्ट है आपका बैरोट्रोमा। बैरोट्रोमा मीन्स क्या होता है? ईयर के अंदर इंजरी, प्रेशर इंजरी, यानी प्रेशर की वजह से जो आपके मिडिल ईयर में जो इंजरी होता है, दैट इज कॉल्ड बैरोट्रोमा। तो ये आपके मिडिल ईयर की डिसऑर्डर हो गया। ओटाइटिस मीडिया, टीएमपी, कॉलियोस्टिटोमा, otosclerosis, ischial tube dysfunction and barotrauma। ओटाइटिस मीडिया के अंदर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका हेल्दी ईयर है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्सटर्ना का मतलब एक्सटर्नल ईयर में इंफ्लामेशन हो रहा है। ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर में इंफ्लामेशन हो रहा है। एंड ओटाइटिस इंटरना मतलब इनर ईयर में इंफ्लामेशन हो रहा है। तो इसको अगर इमेज को अच्छे से क्लियर देखें ओनली ओटाइटिस मीडिया का, तो ओटाइटिस मीडिया में देखिएगा क्या क्या आता है आपका। अभी हमने डिस्कशन किया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस इंकस स्टैपिस एंड इस्चियन ट्यूब। तो देखिएगा यहाँ पे ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये आपका ब्लीडिंग हो रहा है, यानी यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन हो रहा है। रेडनेस इज द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये आपका किसमें होता है? ओटाइटिस मीडिया के अंदर। टीएमपी, अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं एक्सटर्नल ईयर का ऑरिकल है, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। यहाँ पे आप देखिएगा जो आपका येलो कलर का जो ये जो मार्क नजर आ रहा है, इसके अंदर होल है, ये आपका क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर देखिए आपको नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर ड्रम, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम आपका ये नॉर्मल है। यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पर टीयर हो चुकी है, यानी इसके अंदर होल फॉर्मेशन हो चुका है, ओपनिंग हो चुका है, रप्चर हो चुका है। ये आपका क्या कंडीशन कहलाएगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। नेक्स्ट इज कॉलियोस्टियोटोमा। कॉलियोस्टियोटोमा में क्या हो रहा है? आपका एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है इस पार्ट में, आपका कौन से पार्ट में है ये? मिडिल ईयर के अंदर। तो मिडिल ईयर यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास में है, तो ये मिडिल ईयर का पार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है तो इसको हम बोलते हैं कॉलियोस्टियोटोमा, an abnormal growth of the skin cells in the middle ear behind the eardrum. It is not a tumor, but it behaves similarly in the sense that it can grow and cause damage to the structure in the ear. Cholesteatoma often result from repeated ear infection. It means आपका मिडिल ईयर के अंदर ये abnormal growth क्यों हुआ? Because of the repeatedly, यानी बार बार आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है मिडिल ईयर के अंदर, जिसकी वजह से आपका ये कंडीशन जनरेट होता है। नेक्स्ट इज ओटोस्क्लेरोसिस। ओटो मीन्स आपका ईयर एंड स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ द बोन्स। तो इसके अंदर देखिएगा ओटोस्क्लेरोसिस आपको नजर आ रहा है, ये आपका मैलियस, ये आपका इंकस एंड थर्ड आपका स्टेपिस।
तो यहाँ पर स्टेपीज के अंदर देखिएगा हार्डनेस की वजह से आपका ओवल विंडो भी आपका रप्चर हो रहा है। तो ये जो कंडीशन जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। अफेक्ट द बोन्स इन द मिडिल ईयर, पर्टिकुलरली द स्टैपीज। स्टैपीजी क्यों जनरेट होती है? बिकॉज ये सबसे छोटी होती है, यानी बॉडी की आपने देखा होगा स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड स्टैपीज। Particularly the stapes bone, which is one of the tiny bones responsible for transmitting sound vibration from the eardrum to the inner ear. In otosclerosis, abnormal bone growth or fixation occurs in the stapes, leading to the hearing loss. यानी जैसे ही आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा स्टेपीज के अंदर, ये आपके ओवल विंडो के अंदर फिक्स हो जाती है। फिक्स हो जाएगी तो क्या होगा? बाहर से यहाँ से साउंड आया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ने वाइब्रेशन किया, ये वाइब्रेशन आपका मेलियस बोन के अंदर गया, फिर आपका इंकस बोन के अंदर गया, और स्टेपीज के पास सेंसेशन तो आया, वाइब्रेशन तो आया, लेकिन इसने ट्रांसफर नहीं किया। जब तक आपका साउंड वेव ट्रांसफर नहीं होगा आपको हियर नहीं होगा, आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये डिस्कशन हमने किया मिडिल ईयर की टर्मिनोलॉजी डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट है आपका इनर ईयर डिसऑर्डर्स। इनर ईयर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हैं? SNHL, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखिए आपका हियरिंग लॉस जो होता है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। सेकंड, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब कंडक्टिंग का मतलब क्या है? आपकी जो ट्रैक है, ट्रैक का मतलब आउटर ईयर, देन मिडिल ईयर, देन इनर ईयर में जो साउंड वेव्स आती हैं उसके ट्रैक में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आया फॉर एग्जांपल वैक्स, वैक्स आपका कलेक्ट हो गया, बाहर से फॉरेन बॉडी आपका ऑकलूड हो गया, ब्लीडिंग हो गया, हेमाटोमा हो गया, तो ये हम क्या कर सकते हैं? हम करेक्शन कर सकते हैं, यानी हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी कंडक्टिंग हियरिंग लॉस इज द ट्रीटेबल। लेकिन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है? आपका नर्व डैमेज हो जाता है, आपका जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, ये आपका डैमेज हो जाता है। और नर्व एक बार डैमेज हो जाता है तो इसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो ये जिसकी वजह से क्या हो जाता है? परमानेंट हियरिंग लॉस। तो देखिए डैमेज टू द इनर ईयर स्ट्रक्चर और ऑडिटरी नर्व। तो यहाँ पर ऑडिटरी नर्व कौन सी है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो जिस अगर नर्व डैमेज की वजह से अगर आपको हियरिंग लॉस हो रही है दैट इज कॉल्ड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और अगर आपके ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट इज द labyrinthitis. Itis means inflammation of the inner ear labyrinth causing the vertigo. वर्टिगो मतलब क्या होता है? स्पाइनिंग सेंसेशन। आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिर घूम रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो उसे हम वर्ड यूज करते हैं वर्टिगो। तो इनर ईयर के अंदर जो लेबिरिंथ जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाता है? आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज में क्या होता है? क्रॉनिक कंडीशन विद वर्टिगो, टाइनेटिस एंड हियरिंग लॉस। वर्टिगो अभी हमने डिस्कशन किया, स्पाइनिंग सेंसेशन। टाइनेटिस, आपकी ईयर के अंदर ऐसा लगेगा जैसे बैल बज रहा है, हियरिंग लॉस, और आपको सुनाई नहीं देगा। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व अफेक्टिंग द बैलेंस। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस यानी दो नर्व आपके देखा, वेस्टिबुलर नर्व भी देखा, कॉक्ली नर्व भी देखा आपने। तो वेस्टिबुल जो नर्व है जो आपके वेस्टिबुल से कनेक्ट है वो क्या हो जाती है? इन्फ्लाम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपको स्पाइनिंग सेंसेशन यानी चक्कर आने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका टैनिटस। टैनिटस के अंदर क्या होता है? रिंगिंग और बजिंग नॉइज इन द ईयर विदाउट एक्सटर्नल साउंड, यानी बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, बाहर से आपको कोई भी नहीं बुला रहा है, ना एनवायरनमेंट में कोई साउंड आ रहा है, लेकिन आपके ईयर के अंदर ऐसा रिंग बज रहा है, ऐसी आवाजें आती है ईयर के अंदर जैसे घंटी बज रही है, बैल बज रही है, ऐसी आपको आवाज आएगा, दैट इज कॉल्ड टैनिटस। नेक्स्ट इज प्रेसबाइकुसिस। प्रेसबाइकुसिस क्या होता है? हियरिंग लॉस रिलेटेड टू द एज। आपने देखा होगा जैसे जैसे एक एडल्ट की एज बढ़ती है और ओल्ड एज में जाता है तो ओल्ड एज में आपको क्या होता है? सुनाई देना कम हो जाता है, यानी हियरिंग लॉस हो जाती है।
तो हियरिंग लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हार्डनिंग ऑफ द बोन्स। आपकी बोन्स हार्डनिंग हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कम साउंड आपके ईयर के अंदर जाता है तो कोई भी वाइब्रेशन जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन के लिए हमें तेज आवाज में बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वाइब्रेशन जनरेट होता है और आपको सुनाई देने लगता है। लेकिन कम अगर बोलोगे तो कोई भी आपको सुनाई नहीं देता है अकॉर्डिंग टू द एज। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेसबाइकोसिस। तो ये स्पेशली ये किस में होगा, कौन से पर्सन में होगा? ओल्ड एज के अंदर। तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस अभी हमने डिस्कशन किया। तो क्या होता है? ये आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, जैसे आउटर ईयर है और कंडक्टिव है। अगर आपके इस ट्रैक के अंदर यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और ये हम क्या कर सकते हैं? इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दीजिए, आपको नॉर्मल सुनाई देने लग जाएगा, तो इट इज ट्रीटेबल। इनर ईयर में देखिए सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यहाँ पर ये जो नर्व है, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, अगर ये पार्ट में डैमेज होता है, नर्व में डैमेज होता है, तो ये वापस रिवर्ट नहीं होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं SNHL, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जो किसकी वजह से होता है? इनर ईयर कॉक्लिया में डैमेज हो जाए, वेस्टिबुल में प्रॉब्लम हो जाए, और ये क्या होता है? आपका परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, दैट कैन नॉट बी रिवर्ट, जो कि आपका वापस रिवर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लेबिरिंथाइटिस। तो ये आप देखिएगा मिडिल ईयर है, ये आउटर ईयर है, ये आपका इनर ईयर है। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है? लेबिरिंथ। और ये जो स्ट्रक्चर देखिएगा पूरा आपको रेड रेड नजर आ रहा है, तो इनर ईयर का ये जो इंफ्लामेशन है, ये आपका क्या कहलाता है? लेबिरिंथाइटिस, यानी इनर ईयर डिसऑर्डर है, characterized by inflammation of the labyrinth, a part of the inner ear that play a critical role in the balance and hearing. The condition disrupt the transmission of sensory signal from the inner ear to the brain, leading to symptom of vertigo, hearing loss and tinnitus. यानी क्या क्या सिम्टम्स आने लग जाएंगे अगर लेबिरिंथाइटिस हो जाएगा? तो वर्टिगो सेंसेशन आने लग जाएगा, यानी स्पाइनिंग सेंसेशन, यानी चक्कर आने लग जाएगा। हियरिंग लॉस, आपको सुनाई नहीं देगा। एंड टेनिटिस, बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आपके कान में बेल बज रहा है। तो दोनों का फंक्शन क्या होता है? कॉक्लिया आपका सेंसेशन जो रहता है, कॉक्लिया का क्या काम रहता है? आपको हियरिंग का काम रहता है। एंड वेस्टिबुल का काम क्या रहता है? सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुल ये हेल्प करती हैं आपकी बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर यही डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो आपका स्पाइनिंग सेंसेशन जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिगो। नेक्स्ट है आपका मिनियस डिजीज। मिनियस डिजीज में देखिएगा, ये आपका कॉक्लिया है, ये आपका वेस्टिबुल, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके अंदर दो टाइप के आपके फ्लूइड पाए जाते हैं। कौन कौन से फ्लूइड होते हैं आपके? पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ सेट है ये आपका, इसके अंदर पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दो फ्लूइड पाए जाते हैं। जब ये फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जब फ्लूइड का मैक्सिमम एक्युमुलेशन आपके एंडोलिम्फ के अंदर हो जाता है, तब ये कंडीशन जनरेट होती है मिनियस डिजीज। अब दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है? ये आपका हेल्दी इनर ईयर है, यहाँ पे देखिए, ये आपको नॉर्मल है। सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको डायलेट नजर आ रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या हो गया है? फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया। तो जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काम ही इसका क्या है? बैलेंस का। अगर ये डैमेज हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तो ये अपना काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपको वर्टिगो सेंसेशन आने लग जाते हैं, स्पाइनिंग सेंसेशन आने लग जाते हैं, यानी आपको चक्कर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आपका मेस्टोडाइटिस। ये अदर ईयर डिसऑर्डर है, यानी हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया? आउटर ईयर डिसऑर्डर, मिडिल ईयर डिसऑर्डर एंड इनर ईयर डिसऑर्डर। कुछ आपकी आउटर साइड बोन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेस्टोडाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन,
और मास्टर्ड माने मास्टर्ड प्रोसेस। तो मास्टर्ड प्रोसेस पहले देख लेते हैं क्या होता है। ये आपकी स्किल्स की बोन है। यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन है। और टेम्पोरल बोन का ये जो लास्ट पार्ट है, ये जो नॉच पार्ट है लास्ट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड प्रोसेस। तो ये जो मस्टर्ड प्रोसेस है ये नियर बाई किसके है, ईयर के। तो ईयर के इन्फ्लामेशन के वजह से यहाँ इस बोन में भी क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब आपके मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होता है और वो स्प्रेड हो जाता है आपके मस्टर्ड प्रोसेस के अंदर, तब कहलाता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बोन। और टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगा, मस्टर्डाइटिस। तो मस्टर्डाइटिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड ईयर सेल्स विच आर इन द मस्टर्ड बोन बिहाइंड द ईयर, यानी ईयर के जस्ट बिहाइंड में ये स्ट्रक्चर होता है। इट टिपिकली अराइजेज एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड और इनएडुकेटली ट्रीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। जैसे अभी हम डिस्कशन किया, मिडिल ईयर में अगर इन्फ्लामेशन है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर में स्प्रेड होने लग जाता है और आपका मेस्टोडाइटिस जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका ईयर है, यहाँ पे देखिए रेड रेड नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, इन्फ्लाम्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेस्टोडाइटिस। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका इन्फेक्टेड मस्टर्ड बोन, ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये है आपका मेस्टर्डाइटिस। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया ईयर के डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं आपका एन। क्योंकि हम ईएनटी पढ़ रहे हैं तो हमारा ई क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका एन। एन मीन्स नोज डिसऑर्डर। तो नोज डिसऑर्डर में क्या है आपका, सबसे पहले है आपका डीएनएस। डीएनएस मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेजल सेप्टम कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हम डिस्कशन करेंगे अभी। डीएनएस क्या होता है, डेविएटेड हो जाता है, यानी डाइवर्ट हो जाता है। आपका जो नेजल का सेप्टम है वो वन डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डीएनएस फॉर्म होता है। अब सिंपल आपकी यंग एज में तो होगा नहीं। जनरली ये क्या ये होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ आता है, तो बाय द बर्थ इटसेल्फ जनरली ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन ओल्ड एज में भी ये जनरेट हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्सटर्नल इंजरीज और ट्रॉमा। नेक्स्ट इज नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स क्या है आपका, नॉन कैंसरस ग्रोथ इन द नेजल पासेज और साइनसेस। नॉन कैंसरस है मतलब बिनाइन ग्रोथ हो जाता है आपकी नोज के अंदर, उसे हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। नेक्स्ट इज नेजल फ्रैक्चर। नेजल फ्रैक्चर मीन्स ब्रेक इन द बोन्स ऑफ द नोज ड्यू टू द ट्रॉमा। अगर आपको नोज के अंदर कोई फिजिकल इंजरी कर रहा है, कोई असॉल्ट इंजरी कर रहा है, जिसकी वजह से आपका नोज का जो बोन है अगर फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेजल फ्रैक्चर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनएस देखिए। डीएनएस इज द condition where the septum, the cartilage, and the bone structure that divides the two nasal passages is displaced or crooked, making one nasal passage narrower than the others. This can lead to breathing difficulties, nasal congestion, frequent sinuses infection और discomfort. यहाँ पे नॉर्मल देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल सेप्टम है, यानी ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर केवल आपको इसको देखना है, ये है आपका सेप्टम, ये है आपका नॉस्ट्रिल, ये आपका नॉस्ट्रिल। यहाँ पे देखिए सेप्टम स्पोर, यानी आपका राइट साइड डायरेक्शन में ये डाइवर्ट हो गया, उसके बाद ये इस तरीके से हो गया। तो आपको जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा और राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा। तो ये क्या हो गया आपका सेप्टल स्पर, यानी डायवर्शन टू द राइट साइड। नेक्स्ट आप देखिएगा सी सेप सेप्टम। सी सेप सेप्टम का मतलब आपका ये जो सेप्टम है ये सी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इस तरीके से ये सी सेप बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सी सेप्ड सेप्टम। यहाँ पे देखिए एस सेप्ड सेप्टम, यानी ये जो स्ट्रक्चर है सेप्टम का वो इस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है, एस शेप में बना रहा है, तो ये कहलाता है आपका एस शेप सेप्टम। नेक्स्ट देखिएगा डिसलोकेटेड सेप्टम, यानी इनर साइड से तो सेप्टम आया लेकिन आउटर में क्या हो गया, ये डिसलोकेट हो गया,
डिसलोकेट का मतलब इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इनर साइड में ही डायरेक्शन इसने चेंज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं डिसलोकेटेड सेप्टम। तो ये आपके कुछ डीएनएस के टाइप्स होते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए डेविटेड सेप्टम, ये आपका नोज है और ये नोज को ऊपर से कार्टिलेज को हटा के आपको दिखा रहे हैं, ये सेप्टम इस तरीके से चेंज हो रहा है, डेविटेड। और नॉर्मल सेप्टम में क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट इज नेजल पॉलिप्स। तो नेजल पॉलिप्स क्या होता है, पेनलेस ग्रोथ इनसाइड द नोज और द hollow areas inside the bones of the face, also known as sinuses. Nasal polyps are not cancer. Small nasal polyps might not cause symptoms. Larger growth or group of nasal polyps can block the nose. तो ये नोज के अंदर देखिएगा, ये जो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, ये आपके क्या है, नेजल पॉलिप्स है, जो कि नॉन कैंसरस है, बट आपके क्या करते हैं, नेजल पैसेज वे को आपका ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। यानी नोज के अंदर इन्फेक्शियस और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, राइनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज, जिसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस किसकी वजह से होगा, एलर्जन की वजह से, यानी इन्फ्लामेशन कॉज बाय द एलर्जन, बाहर से कोई भी आपका सब्सटेंस आ सकता है, एनवायरमेंट से कोई भी आपका पार्टिकल्स आ सकता है, वो आपके नोज के अंदर क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। नॉन एलर्जिक में क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी एलर्जन नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आपको क्या हो रहा है, राइनाइटिस। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिगर फैक्टर लाइक स्मोक, ऑर्डर और वेदर। यानी वेदर आपका कोल्ड वेदर हो जाए, स्मोक, कोई स्मोक कर रहा है, वो हम स्मोक ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है, एंड ऑर्डर, कुछ स्मेल आ रही है जो आपकी, जो आपको क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, इसकी वजह से ये आपको हो सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस, जिसको हम क्या नाम से भी जानते हैं, राइनोसाइनोसाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस। अब साइनसाइटिस तो हमने देख लिया, अब साइनसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये आपका 4 टाइप के साइनसेस होते हैं। साइनसेस का मतलब क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटी इन द स्कल बोन्स। तो ये जो आपकी बोन है, फेशियल जो बोन है, स्कल बोन है, इसके अंदर कुछ कैविटीज होती हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होता है, जो आपकी रेजोनेंस, यानी जब आप बोलते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फ्रंटल साइनस, ये आपका फ्रंटल साइनस। इथमॉइड साइनस, ये आप स्ट्रक्चर देखिएगा, नोज के जस्ट ऊपर, बहुत आईज के बीच में, ये आपका क्या है, इथमॉइड साइनस। नेक्स्ट आप देखिएगा मैक्सिलरी साइनस, यानी मैक्सिलर बोन के अंदर, एंड स्पेनॉइड साइनस, स्पेनॉइड बोन के अंदर। तो ये 4 टाइप के आपके क्या हो गए, साइनसेस हो गए। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, तब क्या कहलाएगा, साइनसाइटिस। जैसे इसके अंदर देखिए, वन साइड में हमने क्या रखा है, हेल्दी साइनस, नेजल कैविटीज एंड सेप्टम, ये आपके हेल्दी हैं। और राइट लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, इन्फ्लाम्ड लाइनिंग, ये जो है आपको रेड नजर आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस म्यूकस, यानी म्यूकस फील्ड हो गया आपके साइनसेस के अंदर। नेक्स्ट आपको जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, इन्फेक्शन। तो आपको इन्फ्लाम हो सकता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है, पस का कलेक्शन हो सकता है, एंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो साइनसेस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, ये क्या कहलाएगा, आपका साइनसाइटिस। नेक्स्ट है आपका वेस्कुलर डिसऑर्डर, यानी नोज के अंदर, वेस्कुलर मतलब वेन, आर्टरीज, वेसल्स, ये आपकी जो वेसल्स हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टाक्सिस, यानी नोज ब्लीड। आपकी नोज से आपने देखा होगा कभी कभी ब्लड निकलने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टाक्सिस। जो 2 टाइप का हो सकता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या है, आपकी पोस्टीरियर साइड से, आपकी बैक साइड से नोज से ब्लीडिंग नहीं आ रहा है,
प्रॉब्लम इन द नोज। पोस्टीरियर का मतलब क्या है, आपके नोज के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहाइंड द नोज जो स्ट्रक्चर है, यानी इंटरनली हो सकता है जीआई ट्रैक्ट से आ सकता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ सकता है, हो सकता है फेरिंग्स से आ रहा हो, ईसोफेगस से आ रहा हो, वो सब ब्लीडिंग क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर, जो कि लेस कॉमन होता है बट मोर सीवियर होता है। एंटीरियर आपका कॉमन होता है बट लेस सीवियर होता है। जैसे इसके अंदर देखिएगा, ये जो ब्लीडिंग हो रही है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, एपिस्टाक्सिस, यानी नोज ब्लीड। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिसऑर्डर। तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या है, आपको कोई डिजीज नहीं हो रही है, बैक्टीरिया वायरस से कोई डिजीज नहीं हो रही है, बट आपकी जो फिजियोलॉजी है नोज के अंदर, उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आपकी नोज क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है, किसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन की वजह से, एक्सेसिव कलेक्शन हार्ड म्यूकस की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप जो है नोज से सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, आपका जो पैसेज वे है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। उस कंडीशन में आप फिर माउथ से सांस लेने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। इसको मेडिकल टर्म में हम और भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेजल कंजेशन। नेक्स्ट इज एनोसोमिया। एनोसोमिया माने क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में स्मेल नहीं आ रहा है आपको, कुछ भी कुछ भी सामने रखा हुआ है तो आपको स्मेल नहीं आ रहा है, यानी आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एनोसोमिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ द स्मेल। हाइपोसमिया, हाइपोसिया मीन्स रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द स्मेल। कभी कभी आपने देखा होगा, हमको स्मेल तो आ रही है बट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रही है, यानी स्मेल की कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसके लिए मेडिकल टर्म में क्या यूज करते हैं, हाइपोसमिया। तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या हो गए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नेजल कंजेशन, एनोसमिया एब्सेंस ऑफ द स्मेल, हाइपोसमिया रिड्यूस द स्मेल कैपेसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं टी। टी मीन्स थ्रॉट डिसऑर्डर। तो हमने अभी तक क्या डिस्कशन कर लिया, ई डिस्कशन कर लिया, यानी ईयर डिसऑर्डर कर लिए। नेक्स्ट हमने एंड यानी नोट डिसऑर्डर कर लिए, एंड लास्ट है आपका थ्रॉट डिसऑर्डर। तो थ्रॉट के अंदर क्या आता है, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोडाइटिस। फेरिंजाइटिस वायरल फेरिंजाइटिस, वायरस की वजह से, स्पेशली फ्लू वायरसेस की वजह से। बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट, यानी ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये जनरली इनकी वजह से होता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, ये भी आपका एक्यूट हो सकते हैं, क्रॉनिक हो सकते हैं। एक्यूट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एंड एडिनोडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एडिनोइड टिश्यू। एडिनो टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल। अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका फेरिंजाइटिस। तो फेरिंजाइटिस आपने देखा होगा, ये आपका फेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो फेरिंजाइटिस द मेडिकल टर्म फॉर ए सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट का मतलब आपके थ्रॉट के अंदर सोर हो जाता है, सोर का मतलब घाव हो जाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं, गला कट गया। गला कट गया मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपका गला काट दिया, इसका मतलब क्या है, आपका जो फेरिंग्स है उसके अंदर कुछ ओपनिंग हो गया है, कुछ शोर हो गया है, कुछ घाव हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सॉलोइंग करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपको डिफिकल्टी होती है, जब आप पानी पीते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या कहलाता है, सोर थ्रॉट। कैरेक्टराइज बाय क्या क्या सिम्टम आते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स में आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इट इज ए कॉमन कंडीशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इरिटेंट और अदर अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज। कॉमन कंडीशन का मतलब जनरली आपको देखने को मिल जाएगा, इतना सीरियस भी नहीं है कि किसी का डेथ हो जाएगा, लेकिन जनरली ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है, और अंडरलाइन हेल्थ इश्यू ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। यहाँ पे आप
माउथ को ओपन करके देखिएगा तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये आपका क्या है, ओरोफेरिंक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंक्स। नेक्स्ट देखिए आपका टॉन्सिलाइटिस। तो ये आपने हमने डिस्कशन किया था पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये टॉन्सिल आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है माउथ के अंदर। यहाँ पर बैक्टीरियल, यहाँ पर वायरल इंफेक्शन। तो बैक्टीरियल कॉज करता है टॉन्सिलाइटिस और वायरल भी कॉज करता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स विच आर टू ओवल शेप, यानी टॉन्सिल्स क्या है, ओवल शेप में दो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती हैं, 1 and 2। कौन से स्ट्रक्चर से बना होता है, लिम्फोइड टिश्यू से मिलकर बना होता है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थ्रॉट, यानी थ्रॉट के गले के जस्ट बैक साइड में ये जनरेट होता है, ये प्रेजेंट होता है। Tonsils are part of the immune system, helping to fight infections, but they can become inflamed due to infection themselves. यानी टॉन्सिल्स का काम तो ये है बैक्टीरिया वायरस से फाइट करना, लेकिन कभी कभी ये उल्टा हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस इसको ही फाइट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, खुद ही इन्फ्लाम्ड हो जाता है। यानी बैक्टीरिया वायरस को अच्छे से फाइट करता है, बैक्टीरिया वायरस को डेड करता है, कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया वायरस इसको ही डेड कर देते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है फिर, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, एडिनोडाइटिस। तो एडिनोडाइटिस को हम क्या बोलते हैं, एडिनोइड टिश्यू जो है उसको हम अनदर नेम में क्या बोलते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल्स। तो ये फेरिंग्स में ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, फेरिंजियल टॉन्सिल। इसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, एडिनोइड टिश्यू। तो एडिनोइड टिश्यू के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एडिनोइडाइटिस। And adenoiditis is an inflammation of the adenoid in the throat. Symptoms may include a runny और stuffy nose. Runny का मतलब क्या है, रनिंग नोज। आपकी नोज से म्यूकस बार बार बाहर रिलीज हो रहा है, बार बार निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड रनिंग नोज। स्टफी नोज आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड की कंडीशन में, जरा सा अगर हवा पास होती है उससे ही आपको सेंसेशन आने लग जाता है, यानी नोज आपकी स्टफी हो जाती है, रेड हो जाती है। एंड माउथ ब्रीथिंग, उसके बाद आप क्या करने लग जाते हैं, माउथ से सांस लेने लग जाते हैं। एंड बैड ब्रीथ, और आपकी जो ब्रीथ होती है उससे आपकी स्मेल आने लग जाती है, बिकॉज ऑफ द, जब आपकी एक्सपीरेशन करोगे तो अंदर से जब CO2 बाहर आएगा तो यहाँ से जो स्मेल है वो भी आपका बाहर निकलता है। एंड फीवर, और माइल्ड आपको फीवर भी देखने को मिलता है। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिनोड टिश्यू ये है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनलार्जमेंट भी हो गया, इन्फ्लाम्ड भी हो गया और रेडनेस भी हो गया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल एडिनोडाइटिस। तो आज हमने डिस्कशन किया टर्मोलॉजी के बारे में, ENT की टर्मोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कशन किया, ईयर के बारे में हमने डिस्कशन किया, नोज के कुछ डिस्कशन किए और थ्रॉट की डिस्कशन किए। तो टर्मोलॉजी को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि टर्मोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो आपको डिसऑर्डर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इसके जो मेजर मेजर जो डिसऑर्डर हैं वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्टिकुलरली इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों कर रहे हैं सब्सक्राइब, इसलिए कि मैं जब वीडियो डालूंगा आपको तो सबसे पहली वीडियो आपको पहुंच जाए, जिससे आप अच्छे से देख सकें और समझ सकें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।